डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने द्विध्रुव के लिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट बना के डाल दे रहा हूँ, जिसमें आप पूरे वीडियोज को अच्छी तरह से देख सकते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो नोटिफिकेशन के तौर पर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। पहला जो टॉपिक है हमारा है द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता, और दूसरा जो इसमें आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग द्विध्रुव के लिए एक समान क्षेत्र में जब उसको रखा जाता है तो बल और गुण का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं ये क्या है। ठीक है, तो द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता मतलब कि द्विध्रुव जो भौतिक जगत में अणु है उसमें द्विध्रुव पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, ये हम लोग को पहले देखना है। तो भौतिक जगत में कुछ ऐसे अणु होते हैं जो जनरली द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे कि CH4 हो गया या आपका CO2 हो गया। ये जनरली आपका द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनकी जो धन आवेश जो होता है और ऋण आवेश जो होता है वह दोनों का जो केंद्र होता है वह एक बिंदु पर होता है। मतलब कि दोनों का जो केंद्र होगा वो कहाँ होता है, एक बिंदु पे होता है, इसलिए ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब दोनों का केंद्र एक बिंदु पे होगा तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश को निरस्त कर देगा, जिसके कारण दोनों आवेश का जो आघूर्ण का मान होगा, मतलब P का मान, बला वो द्विध्रुव आघूर्ण पीछे पढ़ा था आपने, P बराबर Q इंटू 2a पढ़ा था आपने। तो P का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। ठीक है, P का मान शून्य क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो द्विध्रुव है दोनों के लिए क्या है, दोनों एक प्लस है एक माइनस है, दोनों का जो बिंदु है दोनों का केंद्र एक बिंदु पे हो जाता है, जिसके कारण इसका P का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। परंतु जब इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब कि एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इन दोनों आवेश पर बल कार्य करता है, दो बल कार्य करता है। एक जो प्लस Q है इस पर जो बल कार्य करता है वो कौन सा हो जाएगा, जब इसे एक समान क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर जो बल कार्य करेगा वो प्लस का QE करेगा। प्लस है, प्लस Q है, तो एक समान चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो प्लस का QE, और इस वाले पर कौन सा कार्य करता है, माइनस का QE कार्य करता है। ये दोनों जो बल होते हैं दोनों का परिमाण सेम होता है, परंतु दिशा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण ये एक बल युग्म की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं, और बल युग्म की रचना करते हैं, और बल युग्म के कारण इनमें क्या उत्पन्न होता है, आघूर्ण उत्पन्न होता है, और यह आघूर्ण को हम लोग टार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपने क्या जाना कि जिनका धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों का केंद्र एक बिंदु पे होता है उनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, परंतु जब उन्हें एक समान चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वे दो बल उत्पन्न करते हैं। वे दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसके कारण ये बल युग्म है यह आघूर्ण उत्पन्न करता है, मतलब टॉर्क उत्पन्न करता है। इस वाले चीज को हम लोग अगले वाले टॉपिक जो अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इसमें हम लोग को जानना है, इस वाले को, तो इसको अभी याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ वैसे अणु जिनका धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का केंद्र एक बिंदु पे ना, मतलब कि अगर एक यहाँ हो, अगर प्लस Q यहाँ हो, एक माइनस Q यहाँ हो, और एक का केंद्र यहाँ हो एक का केंद्र यहाँ हो, मतलब दोनों का केंद्र एक बिंदु पर ना हो, तो क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इन दोनों का जो आघूर्ण होता है, मतलब इस द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वह आघूर्ण मतलब P का मान जो होता है वह शून्य नहीं होता है, मतलब 0 के बराबर नहीं होता है। मतलब उसमें पहले से ही आघूर्ण उत्पन्न रहता है, मतलब शून्य नहीं रहता, शून्यतर संख्या रहती है, मतलब वो शून्य नहीं रहता है, शून्य से अधिक होता है, और यहाँ पे क्या था, शून्य था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इनमें पहले से ही द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। जब इन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है
तो इनमें p का मान पहले से था, और जब और रखा जाता है तो p का मान और अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परंतु यहाँ पे क्या था, शून्य था, परंतु यहाँ पे शून्य नहीं होता है। तो इस वाले जो अणु होते हैं, इन अणु को कौन सा अणु कहते हैं, तो इन अणु को ध्रुवीय अणु कहते हैं। कौन सा अणु कहते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं। इनका अगर एग्जाम्पल आपको जानना है तो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा जल। जल इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं अमोनिया। अमोनिया भी ध्रुवीय अणु का एग्जाम्पल है। आपको मैंने केमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आपको ध्रुवीय अणु के बारे में पढ़ाया गया था, तो अगर आप वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय अणु आप लोगों को क्लियर हो गया, और ये वाला चीज क्लियर हो गया। मतलब कि यहाँ पे अपने द्विध्रुव की भौतिक सतर्कता में जान लिया कि द्विध्रुव जो है हमारे भौतिक जगत में भी पाए जाते हैं, वे हमारे अणुओं में भी पाए जाते हैं। जो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जिनका आवेश का जो केंद्र एक बिंदु पर हो तो इनका p का मान शून्य होता है, परंतु जब इन्हें e में रखा जाता है तो ये आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, टार्क उत्पन्न करते हैं। और दूसरी तरफ जिनका धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक बिंदु पे नहीं होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उनका आघूर्ण शून्य नहीं होता है, और ये पहले से ही आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। जब इन्हें e की क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र e में रखा जाता है तो इनके जो आघूर्ण का मान होता है और अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल हो गया जल और NH3 हो गया। इसका एग्जांपल आप मीथेन ले सकते हैं और CO2 हो गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, कॉन्शियस रहिएगा कि कौन से ध्रुवीय अणु होते हैं, कौन से क्या होते हैं, बस इतना एक बार पढ़ लीजिएगा, काफी रहेगा। ठीक है, अगर कुछ भी अगर नोट्स बनाए तो बना सकते हैं, मैं तो ज्यादा उसका रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, तो अच्छी तरीके से उसको देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव या डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इस पे VVI का मार्क लगा लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमारा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो अच्छी तरीके से इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। मैंने अभी पीछे वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया भी था कि जब किसी भी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो आघूर्ण किस प्रकार का है, इसको हम लोग को देखना है। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हैं वो कुछ अलग टाइप से आए। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन पहले आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, जो आपका प्रश्न रहेगा वो होगा कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य क्षेत्र भी लिख सकते हैं या वैद्युत क्षेत्र भी लिख सकते हैं। एक समान बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर उत्पन्न बल आघूर्ण या उसको हम लोग बल युग्म आघूर्ण भी कह सकते हैं। बल युग्म अभी मैंने बताया भी था, बल युग्म आगे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी बल आघूर्ण जिसको हम लोग इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं, याद रखिएगा, टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क, इसको टाउ से सूचित किया जाता है। टाउ लिखने का तरीका ऐसे करके बोल दीजिए, ये हो गया टाउ, याद रहेगा। तो बल आघूर्ण मतलब टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया जो कि इस वाले टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन आप लोग उतार सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा जो कि आपके अभी एनसीईआरटी बुक में अभी यहाँ नहीं पढ़ना है, वो सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है, जिसमें आप लोग किए गए कार्य और स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। फिर ये कार्य और स्थिति ऊर्जा का व्यंजक उसी में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे इसी के बाद का ये टॉपिक है, ये उसी में हम लोग पढ़ेंगे कार्य और स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। पहले हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त कर लेंगे, टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ, मिटा दूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव
को एक समान बाह्य क्षेत्र मतलब ई में रखा जाता है तो उस पर उत्पन्न बल आघूर्ण का व्यंजक मतलब टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, चलिए व्यंजक प्राप्त करते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं। तो कह रहा है एक समान वो एक हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, तो हम एक चित्र में बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इस पर हम लोग प्लस क्यू आवेश दे देते हैं और एक पर माइनस क्यू दे देते हैं। चलिए प्लस क्यू यहाँ दे देते हैं और माइनस क्यू यहाँ दे देते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप दे सकते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, या आपकी मन की मर्जी है। मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, आप जहां पे भी जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ माइनस रखना चाहते हैं, यहाँ प्लस रखना चाहते हैं, आपकी मन की मर्जी है। ठीक है, अब हम क्या किए, इस द्विध्रुव को, इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2a होगी। ठीक है, अब इस द्विध्रुव को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की ऐसी दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखा, तो एक समान कर रहा है, एक समान मतलब समांतर होगी तभी एक समान होगी, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलिए रखा जाए ऐसे। ये ई है हमारा। ठीक है, हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में इसको रख दिया। ठीक है, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर है, इधर है। क्लियर है, इसकी दिशा किधर है, इधर है। और बस तो ये थोड़ा सा साफ बनाइएगा, मैं यहाँ से यहाँ तक ये आपका मेन है, ये तो आपको दूरी को बताया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, बिल्कुल ध्यान से। आपने यहाँ पर इस तरह बना दिया, वैद्युत क्षेत्र बना दिया। अब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है जिसके कारण यहाँ पर दो बल उत्पन्न होंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र अपने परिभाषा में पढ़ा था कि E बराबर क्या होता है, F बटा Q। E बराबर क्या होता है, F बटा Q, और F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q, मतलब Q इंटू E हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब जब इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जा रहा है तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर कोई ना कोई क्या कार्य करेगा, बल कार्य करेगा, मतलब आवेश पे कोई ना कोई बल कार्य करेगा। तो एक बल Q माइनस Q पे कार्य करेगा और एक बल किस पे कार्य करेगा, प्लस Q पर। तो जो माइनस Q पे कार्य करेगा वह उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, और जो प्लस Q पे कार्य करेगा उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, माइनस Q वाले की दिशा किधर होगी, इधर होगी, और प्लस Q वाले की दिशा इधर होगी। तो जो माइनस Q होगा उसका मान क्या होगा, उसका मान होगा माइनस QE। इसका मान क्या होगा, माइनस QE, और इसका मान क्या होगा, प्लस QE होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस Q आवेश है तो इसकी दिशा इधर है तो प्लस QE, और इसकी दिशा माइनस Q आवेश है तो माइनस QE। क्लियर, दो बल आघूर्ण यहाँ पे हमारे बल दोनों युग्म जो दो बल है वो दोनों उत्पन्न हो गए। ठीक है, अब जितना चीज हम लोगों ने चित्र बनाया है हम उसको क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर मानक में लिख देते हैं। ठीक है, ये बिंदु A है, ये बिंदु क्या है, B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे मानक AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, माना कि AB एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई हमने देखा 2a है, जिसकी लंबाई 2a है, तथा इस पर प्लस Q और माइनस Q आवेश स्थित है। ठीक है, जैसा हमने चित्र बनाया वैसा हम हिंदी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या किए थे, तो इसको एक समान ई में रख रहे थे, ई रखे थे तो लिखेंगे द्विध्रुव को, द्विध्रुव AB को एक समान बाह्य क्षेत्र E में रखा जाता है। ठीक है, एक समान बाह्य क्षेत्र किसमें रखा जा रहा है, E में रखा जाता है, क्योंकि ये सवाल में भी कहा है कि E में रखना है, रख दिया, रखा जाता है। तो इस पर
इस पर नेट बल शून्य हो जाता है। नेट बल शून्य हो जाने का मतलब क्या? एक बल हमारा जो था वो माइनस का क्यू था, एक बल था वो प्लस क्यू था। दोनों का परिमाण समान था परंतु दिशा भिन्न भिन्न थी। जब दोनों को हम आपस में जोड़ रहे थे तो दोनों आपस में क्या हो जा रहे थे? जीरो आ जा रहा था, जिसके कारण नेट बल हमारा क्या था? फुल टोटल फोर्स जो था वो कितना था? जीरो हो जाता है। जब नेट बल जीरो हो जाता है तो ये दोनों जो बल है यह बल आघूर्ण मतलब बल युग्म की रचना करते हैं। तो लिखेंगे शून्य हो जाता है। इसलिए और विपरीत दिशा वाले दोनों बल आपस में बल युग्म की रचना करते हैं। बल युग्म की रचना करते हैं मतलब कि बल युग्म मतलब बल युग्म, बल मतलब बल और युग्म मतलब जोड़ा। ये जो दोनों बल है ये दोनों बल आपस में किसकी रचना करते हैं? बल युग्म की रचना करते हैं। और इस बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वह किसी एक बल का परिमाण और इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी के बराबर होता है। बल युग्म की रचना करते हैं। इस बल युग्म के बल आघूर्ण, ठीक है, बल युग्म को ही बल आघूर्ण भी कह सकते हैं यार। आप इससे भी लिख सकते हैं कि इस बल युग्म के बल आघूर्ण का परिमाण, ठीक है, का परिमाण किसी एक बल का परिमाण और किसी एक बल का परिमाण, तो इसका कितना है? प्लस माइनस का क्यू ई, इसका प्लस क्यू ई, तो परिमाण क्या होगा? क्यू ई। बल का परिमाण और उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या कि जो बल युग्म का आघूर्ण होगा यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं, वह टार्क का जो परिमाण होगा वह एक बल का परिमाण और उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल युग्म का आघूर्ण, चाहे बल आघूर्ण डायरेक्ट लिखिए, बल अर्थात बल आघूर्ण जिसको हम लोग क्या कहेंगे? टार्क, TORQUE, टार्क या टाउ, ये जिसको टाउ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? टाउ। कैसे बनाना है टाउ? तो मैंने भी बताया टाउ बनाने के लिए आप ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, टाउ हो गया, ठीक है। बल युग्म का परिमाण मतलब बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणे, मतलब किसी एक बल का परिमाण होगा बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है। बल क्या है? तो बल देखिए ध्यान से क्या है, तो बल क्या है? बल यहाँ पर Q पर कौन सा लग रहा है? QE माइनस Q पर और प्लस Q पर, प्लस का Q मतलब परिमाण हमको लिखना है, तो क्या हो जाएगा? QE, बल का मान क्या है? QE गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी मतलब जानते हैं, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर जो दूरी बढ़ रही है। एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, तो इसको अगर 90 डिग्री पर बनाते हैं, ऐसे ही बनेगा। 90 डिग्री पे जब बनाएंगे
तो ये हमारी जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये हमारी कौन सी दूरी होगी, लंबवत दूरी होगी। तो लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। इसको हम लोग मान लेते हैं S, ठीक है। तो ASB में अगर त्रिभुज अगर हम ASB देखें, मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको, अगर त्रिभुज ASB को ध्यान से देखें, ASB को, तो ASB को अगर ध्यान से देखें तो A और B की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2A है, 2A है, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करनी है, लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। लंबवत दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो अगर हम इसको क्या मान ले, थीटा मान ले, इसको क्या मान ले, थीटा, मतलब ये कोण जो यहाँ से यहाँ तक का कोण है उसको क्या मान ले, हमको थीटा मान ले। तो इसको अगर थीटा मान लेंगे तो लंबवत दूरी मतलब लंब का मान ज्ञात करना है। लंब किससे रिलेटेड है, तो आपने त्रिकोणमिति पढ़ा था, त्रिकोणमिति में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, BS बटा कर्ण क्या हो जाएगा, A, ठीक है। साइन थीटा बराबर BS बटा AB, BS क्या है, लंब है, AB क्या है, कर्ण है। साइन थीटा बराबर BS का मान पता नहीं है, ज्ञात करना है, ये ना ज्ञात करना है लंबवत दूरी। AB का मान हमें पता है कितना है, AB का मान 2A है। तो BS बराबर कितना हो जाएगा, BS बराबर 2A sin थीटा। मतलब हमको लंबवत दूरी अगर ज्ञात करनी है तो BS बराबर क्या हो जाएगा, 2A sin थीटा। तो यहाँ कितना होगा, लंबवत दूरी का मान क्या है, तो लंबवत दूरी हमने क्या माना है, BS, तो लंबवत दूरी का मान हो गया BS। Q इंटू ऊपर में क्या देते हैं, टॉर्क बराबर QE इंटू BS। BS का मान कितना है, तो BS का मान अभी हमारा कितना आया, BS बराबर 2A sin थीटा, 2A sin थीटा। कैसे आया, तो हम जानते हैं sin थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा क्या होगा, कर्ण, मतलब AB, ठीक है। उस मान को जब हम रखेंगे, चूंकि sin थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान तो ज्ञात करना है, AB का मान पता है 2A, तो रख देंगे तो BS बराबर क्या हो जाएगा, 2A sin थीटा। टाउ बराबर Q इंटू 2A, एक साथ लिख देते हैं, इंटू E इंटू sin थीटा। Q इंटू 2A आपने पढ़ा था, Q इंटू 2A बराबर क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A। मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, भूलिएगा मत। P मतलब आघूर्ण, कौन सा आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण। तो टार्क बराबर Q इंटू 2A की जगह पे हम क्या लिख देंगे, P इंटू E इंटू साइन थीटा, जहां P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2A, जहां P बराबर Q इंटू 2A। सब चीज को लिखा जाता है यहाँ पर, जो चीज हम यहाँ मान रखेंगे उन चीजों को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है। उसके बाद P बराबर टाउ बराबर PE sin थीटा हो गया, टाउ बराबर PE। अब आप एक बात बताइए मुझे, मैंने आपको दो चीज बताया था जब फिजिक्स जब शुरू किया था, तो मैंने आपको बोला था कि एक होता है सदिश गुणन, याद कीजिए मैंने आपको बताया होगा, और एक होता है अदिश गुणन। सदिश गुणन में साइन थीटा होता है और अदिश गुणन में क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, मतलब कि P और E के बीच में जो गुणा होगा वो कौन सा गुणा होगा, कौन सा गुणा होगा, सदिश गुणन होगा। अर्थात टाउ बराबर सदिश P क्रॉस, सदिश गुणन को किससे सूचित करते हैं, क्रॉस से, अदिश गुणन को इनटू से। तो सदिश P क्रॉस सदिश E, मतलब टाउ क्या है, एक कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है जिसका मान क्या होगा, P बराबर सॉरी टाउ बराबर सदिश P क्रॉस सदिश E, अर्थात P और E के सदिश गुणन के बराबर होता है। यही समीकरण हमारा क्या हो गया, A, ठीक है। यही
चाहे समीकरण ही किसी द्विध्रुव नहीं, समीकरण कि एक हाँ भाई किसी द्विध्रुव के लिए बल आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, बल आघूर्ण का हमने क्या प्राप्त कर लिया, व्यंजक प्राप्त कर लिया। तो बल आघूर्ण का व्यंजक टाउ बराबर सदिश p क्रॉस सदिश e, या टाउ बराबर हम लोग लिखा जाए तो p e क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, टाउ एक सदिश राशि है, टाउ एक क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसको यहाँ तक बता लीजिए, जो व्यंजक हमें प्राप्त करना था हमने प्राप्त कर लिया। इतना कर लीजिएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं नीचे वाला चीज मिटा दे रहा हूँ, अच्छी तरीके से इसको नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का एक समान बाह्य क्षेत्र में जो द्विध्रुव है उसके लिए हम लोगों ने टॉर्क का व्यंजक प्राप्त कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो आप इसे लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अच्छे से कमेंट दीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें।